नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जो सब देखकर भी बैठा है मौन। और इसी के बाद दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर मौन रहने का आरोप लगा दिया है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान, 26 जून को राजभवन पर करेंगे प्रदर्शन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा शासित राज्यों में कोरोना मृतकों के आंकड़ों में की गई हेराफेरी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर रोकने में मोदी सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जो सब देखकर भी बैठा है मौन। जी हां दोस्तों, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसी न किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार निशाना साधते आए हैं। फिर चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, महामारी का या फिर महंगाई का। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कोरोना वायरस, महामारी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फिर से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जो सब देखकर भी बैठा है मौन। जन जन देश का जानता है। #जिम्मेदार कौन। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की बदइंतजामी को लेकर राहुल गांधी कई बार भाजपा पर निशाना साध चुके हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से तेल के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर भी राहुल ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान, 26 जून को राजभवन पर करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने जजपा भाजपा नेताओं के लिए गांवबंदी का ऐलान कर दिया है और उनको केवल अपने गांव के अलावा किसी अन्य गांव में घुसने नहीं देने की अपील ग्रामीणों से की गई है। वहीं किसान 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राजभवन पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। इसके लिए किसी तरह की अनुमति भी किसान नहीं लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर बैठक हुई, जिसके बाद किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 24 जून को संत कबीर की जयंती मनाई जाएगी और उसके लिए पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के लोगों को धरना स्थलों पर बुलाया जाएगा। 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के राजभवन पर प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। किसान नेता मंजीत राय, सुमन हुड्डा, विकास सीसर, जंगवीर चौहान, धर्मेंद्र मलिक, रवि आजाद ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं की शिकायतें आ रही हैं, उसको देखते हुए शनिवार तक महिला समिति का गठन कर दिया जाएगा और उसका नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि जजपा व भाजपा नेताओं का विरोध जारी रखा जाएगा और उनके लिए गांवबंदी की जाएगी। इसके लिए गांव में अभियान चलाया जाएगा और लोगों से नेताओं को शादी व अन्य किसी भी निजी कार्यक्रम में नहीं बुलाने की अपील की जाएगी। यह जरूर है कि शहर में निजी कार्यक्रम में जाने पर नेताओं का विरोध नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यूपी व उत्तराखंड में आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई। किसान नेताओं ने कहा कि उन पर कितने भी मुकदमे दर्ज किए जाए, लेकिन वे डरने वाले नहीं है और उनका आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को लेकर जिस तरह से बयान दिया है, उसकी निंदा करते हुए रोष जताया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकार की हताशा का पता चलता है और वह केवल किसानों को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से कुछ नहीं होने वाला है और आंदोलन आगे तेज होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना मृतकों के आंकड़ों में की गई हेराफेरी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कोरोना मृतकों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं, वहां आंकड़ों में हेराफेरी हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामले की न्यायिक जांच करानी चाहिए और वहां के मुख्यमंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आंकड़े छिपाने में भाजपा सरकार का सांप और नेवला जैसा रिश्ता है। भाजपा सरकार ने सिर्फ कोविड से होने वाले मृतकों की संख्या ही नहीं छिपाई है, बल्कि बेरोजगारी, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट सहित सभी तरह के आंकड़ों को छिपाती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार ने कोरोना मृतकों के आंकड़े छुपाए, इसी तरह से मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर आदि शहरों में आंकड़े छिपाए गए। हालात देख के लगता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे भाजपा शासित राज्यों के बीच कोरोना आंकड़े छिपाने की प्रतिस्पर्धा हो रही है। लाखों ऐसे मृतक हैं जिनके बारे में यह पता ही नहीं चला कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है या किसी अन्य बीमारी से हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मृतकों की संख्या छिपाने के लिए शमशान घाटों पर एक तरह से पर्दे लगाए गए थे ताकि कोई बाहर से फोटो नहीं खींच सके। राज्य के वाराणसी में आंकड़े छिपाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल में वहां 127 मौतें दिखाई
पाई गई है, जबकि अकेले मणिकर्णिका घाट पर ही इस महीने के एक सप्ताह में 1500 दाह संस्कार हुए। इसी दौरान वाराणसी के अन्य 13 घाटों पर 1500 मृतकों के शव जलाए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और श्री मोदी को पूरे देश में न्यायिक जांच कराने का आदेश देना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना इलाज में देरी और आंकड़े छुपाने के लिए कौन जिम्मेदार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा को लेकर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में मनरेगा योजना एक बार फिर ग्रामीण आबादी के लिए मददगार साबित हो रही है। कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद मनरेगा की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लॉकडाउन की वजह से बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने के लिए मनरेगा योजना को और मजबूत करना जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उन खबरों को शेयर किया है जिनमें बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में भी मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए एक बड़ी राहत बन रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, देश के कमजोर वर्ग को अब की बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस योजना को और मजबूत करना जरूरी है। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर का भी देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने उम्मीद जताई कि जून के महीने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटनी शुरू होगी और जुलाई से रफ्तार पकड़ लेगी। राजीव कुमार ने कहा कि हालांकि कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर से राजकोषीय घाटे पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वहीं बढ़ती महंगाई पर राजीव कुमार ने बताया कि इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इस दिशा में कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धोखेबाज चीन पर नजर बनाए रखना जरूरी, शिवसेना की मोदी सरकार को सलाह। जी हां दोस्तों, चीन की साम्राज्यवादी विस्तार के राक्षसी भूत को देखते हुए हिंदुस्तान को थोड़ी भी असावधानी महंगी पड़ सकती है। अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक चीनी चूहों का सीमा को तरने का काम शुरू है। 4 किलोमीटर तक अंदर आना और फिर चर्चा के बाद 2 किलोमीटर तक पीछे जाने की चीन की बदमाशी शुरू है। सेना को पूरी तरह पीछे ले जाए बिना चीन द्वारा सीमा पर शुरू किए गए लड़ाकू विमानों के साथ सैन्य अभ्यास खतरे की पूर्व सूचना है। वैसे तो भारतीय सेना की चीन की हर हरकत पर नजर है, फिर भी धोखेबाज चीन की कपट नीति पर ध्यान बनाए रखें। यह सलाह शिवसेना ने केंद्र सरकार को दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के स्तंभ में लिखा गया है कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रहने के दौरान और दोनों देशों द्वारा सीमा पर संघर्ष नहीं बढ़ेगा। इसका ध्यान रखने का वचन एक दूसरे को दिए जाने के बावजूद चीन द्वारा शुरू किया गया युद्धाभ्यास उकसावे वाला ही कहा जाएगा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन द्वारा की गई घुसपैठ के बाद पिछले साल जून महीने में हिंदुस्तान चीन के सैनिकों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। उस घमासान में हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हो गए, चीन के भी कई सैनिक मारे गए। उसके बाद सीमा पर दोनों देशों की सेना करीब 8 महीने तक आमने सामने डटी रही। संबंध इतना तनावपूर्ण हो गया था कि हिंदुस्तान चीन के बीच कभी भी युद्ध भड़क उठेगा, ऐसा माहौल तैयार हो गया था। ऐसी विस्फोटक परिस्थितियों में चीन ने शांति वार्ता शुरू की। आगे सामना के स्तंभ में केंद्र सरकार को चीन की विश्वासघाती सैन्य अधिकारियों में 11 दौर की चर्चा हुई और 4 महीने पहले दोनों देशों के बीच सैनिकों की वापसी का समझौता हुआ। चीन ने अपने क्षेत्र में कई किलोमीटर तक घुसपैठ करके एक विशाल सैन्य अड्डा ही तैयार कर लिया था। लगभग 50,000 चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। उसके जवाब में हिंदुस्तान ने भी 50,000 सैनिकों को तैनात किया था। सैनिकों के इस जमावड़े को पीछे हटाने का निर्णय लिए जाने के बाद ही पैंगोंग झील और लद्दाख के कई सीमाई क्षेत्र से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी शुरू हुई थी। शांति वार्ता का 12वां दौर शुरू होने से पहले चीनी सैनिकों की संपूर्ण वापसी अपेक्षित थी, लेकिन इस बीच चीन ने एक बार फिर टेढ़ी चाल चलते हुए कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर अपने सैनिकों को अभी भी पूर्ववत ही रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां है राजनाथ सिंह, सियासी हलचल के बीच उठे सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 हफ्ते से जारी सियासी अटकलों और चर्चाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम कयास लगाए जाते रहे। वहीं इन सब के बीच यूपी की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में से एक राजनाथ सिंह पूरे परिदृश्य से बाहर दिखे। सीएम योगी ने दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन राजनाथ सिंह इन सब के बीच कहीं नजर नहीं आए। हाँ, उनका एक ट्वीट जरूर सामने आया था जिसमें उन्होंने सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। क्या राजनाथ सिंह सक्रिय होने नहीं चाहते या इसकी वजह कुछ और है? इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया, 2000 में राजनाथ सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राजनाथ सिंह ने मुख्य रूप से केंद्र की राजनीति में खुद को स्थापित किया है। ऐसा बीजेपी के जानकार कहते हैं कि 2017 में योगी का मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने समर्थन किया था। डिफेंस
कॉरिडोर को लेकर बुंदेलखंड में विकास हो रहा है। कोरोना काल में भी लखनऊ में डीआरडीओ ने कोविड अस्पताल बनाया था। राजनाथ सिंह यूपी में सक्रिय तो हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। वह इसलिए भी ज्यादा सक्रिय नहीं होना चाहते कि इससे एक संदेश जाएगा कि एक समानांतर नेतृत्व उभर रहा है। दोनों ही ठाकुर वर्ग से आते हैं। बीजेपी के मतदाताओं में गलत संदेश जाने की संभावना रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर आंदोलन तेज कर रहे हैं किसान। देश भर में राजभवन के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन पर बैठे किसान एक बार फिर इसे तेज करने की तैयारी में है। किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि 26 जून को देश भर में राजभवनों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। 26 जून के इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिन के रूप में मनाएंगे। इस आंदोलन के दौरान काले झंडे दिखाकर भी किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में किसानों का एक दल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा और उन्हें अपने मांगों का ज्ञापन सौंपेगा। यह आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के कई राज्यों में किसान करेंगे। किसान संगठन इस दिन को प्रदर्शन की रणनीति इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 26 जून साल 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। किसान नेताओं ने इस दिन को चुनते हुए कहा कि आज भी आपातकाल लगा है पर अघोषित है। हमारी मांग सुनी नहीं जा रही है। नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर हमला किया गया है। अब तक राष्ट्रीय राजधानी में सीमाओं पर किसान विरोध कर रहे हैं। किसान 26 नवंबर से इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब भी किसान दिल्ली की बॉर्डर पर टेंट लगाए अपनी मांग मानने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार से कई दौर में हुई बातचीत विफल रही है। सरकार ने लगातार किसानों से बात कर इस आंदोलन का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन किसान इस बिल की वापसी पर अड़े हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों के अलावा किसी भी मुद्दे पर किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भाजपा सरकार को घेरने उतरी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह समेत 30 लोगों पर मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर में पेट्रोल पंपों के बाहर जमकर प्रदर्शन की ठानी। पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में जोर लगाया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कई नेताओं पर मामला भी दर्ज हो गया है। भोपाल में धरना प्रदर्शन दिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित 30 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एएसपी अंकित जायसवाल ने बताया है कि कांग्रेस के नेता पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों को लेकर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे थे। सभी पर आईपीसी धारा 188 और 145 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा, उत्पाद शुल्क में कटौती करके ईंधन की कीमतों में कम से कम 25 रुपए की कटौती की जा सकती है। वे लोग कहां हैं जो कभी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना करते थे। ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ उपभोक्ता सामान भी महंगा हो रहा है। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया था कि पार्टी पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 11 जून को विभिन्न पेट्रोल पंपों के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में उसके हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा था कि इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुकुल रॉय के बाद एक सांसद और 3 विधायक भी छोड़ सकते हैं बीजेपी। टीएमसी में होगी घर वापसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कहा जा रहा है कि कई और बीजेपी नेता भी फिर से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इस बात को और बल तब मिला जब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर और 3 अन्य विधायक नहीं पहुंचे। दरअसल बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर और 3 अन्य विधायक शुक्रवार को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की जिला संगठनात्मक बैठक से दूर रहे, जिससे बीजेपी में दलबदल की संभावना की अटकलें तेज और हो गई। ये घटनाक्रम उस दिन हुआ जब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने टीएमसी में वापसी की। बता दें कि प्रभावशाली मतुआ समुदाय के एक प्रमुख सदस्य सांसद शांतनु ठाकुर विधानसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में सीएए कानून को लागू करने को लेकर बीजेपी के रुख से असंतुष्ट हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में शामिल नहीं होने वाले पार्टी के 3 विधायक विश्वजीत दास, अशोक कीर्तनिया और सुब्रत ठाकुर हैं। इस मसले पर सवाल पूछे जाने पर दिलीप घोष ने कहा कि यह बैठक ज्यादातर पार्टी के मंडल अध्यक्षों और जिला कार्यकर्ताओं को लेकर थी। उन्होंने कहा कि हमने सभी को आमंत्रित किया था, सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुझे बताया गया है कि वह दिल्ली गए हैं। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के नेता राजीव बनर्जी, जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, वह भी कोलकाता में दिलीप घोष द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब
पाला बदल शुरू हो चुका है। बीते दिन बीरभूम और बर्धमान जिले से कई बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। बीरभूम में तो बकायदा लाउडस्पीकर पर अनाउंस करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को छोड़ने वाली पार्टी को मायावती पर भरोसा। पंजाब में चुनाव से पहले हुआ अकाली दल और बसपा का गठबंधन। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। पिछले साल किसानों के मुद्दे पर भाजपा का साथ छोड़ने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने मायावती की पार्टी बसपा से गठबंधन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने गठबंधन किया है। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कृषि विधेयकों के विरोध में पिछले साल भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी। पार्टी की कोर समिति की बैठक के बाद उन्होंने यह घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना। कहा, मोदी सरकार की लूट से तबाह हो गया देश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर देश को लूट रही है और ढहती अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी को रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने भारत को लूट रही है भाजपा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह सच बोलने, सवाल पूछने और आलोचना से डरते हैं। उनके नेतृत्व वाली सरकार में हो रही लूट से देश मुश्किल हालात में पहुंच गया है, लेकिन इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सच से, सवालों से, कार्टून से वह सबसे डरता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश की सकल घरेलू उत्पाद धराशायी हो रही है, बड़ी बेरोजगारी चरम पर है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है और कितने तरीके से भाजपा देश को लूटेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2.74 लाख करोड़ रुपए के टैक्स वसूले। इस पैसों से क्या मिल सकता था? पूरे भारत को वैक्सीन, 718 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, 29 राज्यों में एम्स अस्पताल और 25 करोड़ गरीबों को 6,000 रुपए की मदद, मगर मिला कुछ भी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी है तो महंगाई है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर किया देश भर में विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विभिन्न पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। कई जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी है तो महंगाई है की तख्ती के साथ प्रदर्शन किया। घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के निकट पेट्रोल पंप के पास पहुंचे दिल्ली में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन संपर्क सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय कर 9.20 रुपए था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में इसके बढ़ाकर 32 रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि दुनिया भर में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद हमारे देश के नागरिकों से जो लूट चल रही है, इसको लेकर हम एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने भी राजेंद्र नगर और जनपथ में पेट्रोल पंपों के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पेट्रोल व डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल में हो रहे प्रदर्शन में शामिल दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार यानी महंगाई की सरकार। कांग्रेस ने मांग की कि सेंट्रल ड्यूटी वापस से 9 रुपए की जाए। दावा किया गया कि ऐसा हो जाए तो डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर 25-25 रुपए कम हो जाएंगे। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के लगभग 100 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गांधीनगर में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने वडोदरा में प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनोखा प्रदर्शन करते हुए रस्सी के सहारे एक कार को रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जन्मदिन पर लालू यादव ने दिया पार्टी नेताओं को मंत्र, चिंता मत करिए, जल्द गिरेगी बिहार की एनडीए सरकार। जी हां दोस्तों, अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को मैसेज दिया है। दिल्ली में मौजूद लालू यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा, चिंता मत करो, बिहार की एनडीए सरकार जल्द ही गिरने वाली है। लालू ने आरजेडी के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात की और उन्हें आगे का मंत्र दिया। दिल्ली में शुक्रवार को लालू यादव से मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पहुंचे। पार्टी सुप्रीमो से मिलकर जब बाहर निकले तो मीडिया ने पूछा कि लालू यादव ने क्या मैसेज दिया है। श्याम रजक ने कहा कि लालू यादव ने कहा है कि जनता के मुद्दों को लेकर आरजेडी के नेताओं को लगातार एक्टिव रहना है। बिहार में नीतीश कुमार के राज में जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं कार्यकर्ताओं को जनता के लिए संघर्ष में लगे रहना है। लालू यादव से मिलने के बाद श्याम रजक ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार जल्द गिरने वाली है। हालांकि लालू यादव कोई जोड़ तोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन एनडीए में जो आंतरिक घमासान मचा है उससे सरकार के ज्यादा दिन चलने की कोई संभावना नहीं है। श्याम रजक ने कहा कि लालू जी हर घटनाक्रम पर नजर बनाकर रख रहे हैं, लेकिन वे कोई
कोई जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं। लालू यादव का स्पष्ट मानना है कि बिहार की सरकार अपने अंतर्कलह के कारण खुद गिरने वाली है। बीजेपी जेडीयू में टकराव चल रहा है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के तेवर जग जाहिर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया ने भाजपा को बताया भारतीय झगड़ा पार्टी, केंद्र पर लगाए गई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच सियासी तकरार जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। शुक्रवार को उन्होंने कुछ राज्य सरकारों की सहायता करने के बजाय उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को भारतीय झगड़ा पार्टी तक बता दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर केंद्र की आपत्ति को लेकर कहा कि भाजपा भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। उन्होंने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, केंद्र के पास कुछ राज्य सरकारों को भला बुरा कहने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। पूरी केंद्र सरकार और भाजपा 3-4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही है। केंद्र बस तभी काम करता है जब उच्चतम न्यायालय उसे फटकार लगाता है। सिसोदिया ने आगे कहा कि लोग ऐसी सरकार से तंग आ चुके हैं जो केवल राज्य सरकारों को अपशब्द कहती है। उन्होंने कहा, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, न कि भारतीय झगड़ा पार्टी को। कृपया भारतीय झगड़ा पार्टी ना बने। उन्हें राज्य सरकारों के साथ काम करना चाहिए। उन्हें राज्य सरकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह गैर भाजपा सरकारों को लगातार परेशान कर रही है। उन्हें राष्ट्र निर्माण में राज्य सरकार की पहलों का समर्थन करना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच वैक्सीन की कमी से लेकर कई मुद्दों पर लगातार टकराव देखा गया। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र की भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठा रही है। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर हमला बोला है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।